आज के इस वीडियो में जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि 2023 वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहने वाले हैं और साथ ही साथ आपको इनका पीडीएफ भी मिल जाएगा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। तो बार बार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार वीडियो को देखना है, समझना है, रिवीजन अपने पीडीएफ से करते जानी है। तो सारी डिटेल्स कवर होती जाएंगी। लास्ट वीडियो जो हमारी थी वो स्पोर्ट्स वाली थी, खेल के ऊपर जो हमने वीडियो बनाई थी अवार्ड के ऊपर, वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, उसका पीडीएफ भी आपको मिल चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, आपने लास्ट में मुझे बताना भी कितने मार्क्स आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन में आ रहा है वहां पर लिखा हुआ है द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे, आपसे वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन में कहा गया है जॉर्ज वॉशिंगटन, रॉबर्ट पियरी, ट्रिग्वी लाई या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन थे पहले महासचिव या कौन थे पहले सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस के? तो पहले यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे। फॉर्मेशन 1945 में 1945 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, नहीं पता तो आज याद कर लो। 1945 में फाउंडेशन हुई और हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे, इसकी फर्दर 6 जो मेन ऑर्गेनाइजेशन आती है, जैसे इसमें एक आती है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटरीट और ट्रस्टी काउंसिल हमारे पास आ जाती हैं। तो 6 इस तरह की इंपॉर्टेंट काउंसिल हैं। अब आपसे पूछा गया था कि पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे, वो आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, ट्रिग्वी लाई। वो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नॉर्वे के रहने वाले थे, एक वकील थे, एक पॉलिटिशियन थे और 7 सालों तक ये इस पोजीशन में रहे थे, मतलब 7 सालों तक महासचिव रहे थे यूएन के। 1946 से लेकर 1953 तक ये वहां के महासचिव रहे थे। और इन्होंने डिस्क्राइब करा था, जब ये इस पोजीशन में थे तो इन्होंने एक जगह एक ये बात बताई थी कि सबसे डिफिकल्ट जॉब कोई अगर दुनिया में है तो वो यही है, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल बनना। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब आपके एग्जाम में आएगा तो किसी तरह की मिस्टेक नहीं करोगे। तो ट्रिग्वी लाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई थी, तो वो आपको बताना है। उन बुक्स का नाम भी आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में है एंशिएंट इंडिया, बी में है रिवर ऑफ स्मोक, सी में है द ईस्ट एंड द वेस्ट और डी में है नो सीक्रेट। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इनमें से कौन सी बुक लिखी थी, आपको वो बताना है। और बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, थोड़ी सी इरिटेशन आपको हो सकती है, लेकिन कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से ज्यादा जब बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी पुस्तक है इन चारों में से, आपको वो बताना है। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी की बात करेंगे। रामकृष्ण मिशन की फाउंडेशन इन्होंने ही करी थी 1897 में। ये पॉइंट्स में सारे जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जब आपको पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ में आपको ये सभी पॉइंट्स मेंशन कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी, लेकिन पहली बार ही सुनते जाओ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता हुआ करता था। नेशनल यूथ डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी को, वो इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। और 2023 की बात करूंगा, इस बार नेशनल यूथ डे की जो थीम रखी गई थी वो थी विकसित युवा विकसित भारत। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब स्वामी विवेकानंद जी की कई सारी और भी बुक्स थी, जैसे अगर मैं आपको बताऊं राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, फिर माई मास्टर, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा, ये सारी बुक्स भी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई हैं। और आपसे जो एग्जाम में पूछा गया है, इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द ईस्ट एंड द वेस्ट। ये बुक भी स्वामी विवेकानंद जी की है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वो हैं जो 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं, जीके वाले क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक दो मैंने खुद से ऐड करे हुए हैं, बाकी सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब स्वामी विवेकानंद जी आपको पिक्चर में सामने 2 कोट्स भी देखने को मिल रहे होंगे, आपको पढ़ा नहीं जा रहा होगा, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि हिंदी में भी एक इंग्लिश में भी है। जैसे हिंदी में लिखा गया है, जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे, यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तुम कमजोर हो जाओगे, अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर बन जाओगे। और जो इंग्लिश में इनका कोट है मैं आपको वो भी पढ़ के बता रहा हूँ, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट,
दोनों बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। और मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ, आप में से जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब में इतना पोटेंशियल है कि आप जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। ये एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, कर सकते हो। अपने आप पर विश्वास करना होगा, सब में पोटेंशियल है। बस गलती कहाँ पर हो जाती है, हमारे जो पोटेंशियल है हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, हम उसको सही से यूज नहीं करते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, या खुद बिना दूसरों की बातों में आए मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो विश्वास कीजिए, जो आप पाना चाहते हो वो आराम से पा सकते हो, बस अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। आगे चलते हैं, आज के थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757, जब बैटल ऑफ प्लासी होगी 1757 की, हु फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम बैरोन ऑफ प्लासी। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन प्लासी का बैरन बना था, आपसे वो पूछा जा रहा है। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जॉन लॉरेंस, दूसरे ऑप्शन में कहा गया वैरन हेस्टिंग, तीसरे में कहा गया रॉबर्ट क्लाइव, और डी में कहा गया चार्ल्स नेपियर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी, ये हुई किसके बीच में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, क्योंकि ब्लैक होल का इंसिडेंट हुआ था। अगर हम बात करें नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला की, तो ब्लैक होल के इंसिडेंट में कई सारे अंग्रेजों को एक ही रूम में बंद हुए थे, डेथ वगैरह हो गई थी, फोर्टिफिकेशन को लेकर झगड़े हो रहे थे, इस तरह की कई सारी बातें थी, तो इस वजह से झगड़ा होता, मेन रीजन ये थे। तो बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी जगह का नाम है, वहीं से आप कह सकते हो भागीरथी नदी थी उसके किनारे पे हुई थी, कलकत्ता जगह पर अगर हम बात करेंगे। और 23 जून 1757 के वो दिन था जिन दिन ये लड़ाई हुई थी। और हालांकि अगर हम बात करें नवाब बंगाल की, तो उनकी सेना काफी बड़ी थी और रॉबर्ट क्लाइव की काफी छोटी थी, लेकिन फिर भी रॉबर्ट क्लाइव जो है जीत चुका था ये। तो ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, रॉबर्ट क्लाइव, वो सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर कहा जा रहा है द फर्स्ट मैन टू ड्रॉ द मैप ऑफ द अर्थ, कहीं कहीं पर वर्ल्ड लिखा होता है, कहीं पर अर्थ लिखा होता है, एक ही बात है। पहला इंसान जिसने इस धरती का, इस वर्ल्ड का मैप बनाया था वो कौन था, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ऑप्शन नंबर ए में है एलन ट्यूरिंग, बी में है टॉलमी, सी में है एरिस्थोनस, और डी में है एनेक्सामिंडर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो अगर हम बात करेंगे जिसने सबसे पहला मैप बनाया था उनका नाम था एनेक्सामिंडर, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। इन्होंने धरती को एक सिलेंडर मान के चला था और उसके हिसाब से एक मैप बनाया था, जो कि आपके सामने स्क्रीन में भी देखने को मिल रहा है। ये पहला मैप जो बनाया गया था वो था। फिर टॉलमी की बात करेंगे, इन्होंने मैप बनाया था लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को यूज करते हुए, टॉलमी ने मैप बनाया था। और अगर हम ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, एरिस्टोफेनेस की बात करेंगे, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने अर्थ की सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट किया था, कितनी सरकमफ्रेंस है अर्थ की और कितना अर्थ टिल्ट है, कुछ डिग्री पे टिल्ट है ना, वो जो टिल्ट है वो भी किसने मेजर करा था। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी में एरिस्टोफेनेस देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर ए है एलन ट्यूरिंग, वो तो कंप्यूटर के जब हम जनरेशन पढ़ते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड वो नाम आता है, तो वहां पर हम उनके बारे में पढ़ते हैं। इसी के साथ आज का फोर्थ क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो समझ आ रहा होगा। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है हाउ मैनी जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा हैव बीन हेल्ड टिल नवंबर 2022। नवंबर 2022 तक जनरल लोकसभा के कितने इलेक्शंस हो चुके हैं, सिंपल इस तरह से पूछा जा रहा है। नवंबर 2022 तक कितने लोकसभा के आम चुनाव हो चुके हैं, 17, 13, 24 या फिर 10। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो इंडिया के जो पहले लोकसभा इलेक्शन हुए थे 1952 में जाके हुए थे, है ना, और उसमें आईएनसी जो विनर रही थी, आईएनसी जीत चुका था उसमें, इंटरनेशनल कांग्रेस की बात करेंगे। और लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे वो 2019 में हुए थे, जहां पे बीजेपी को अकेले 300 सीट मिली थी, और अगर हम कंबाइंड एनडीए की बात करेंगे 350 का मार्क वहां पे टच करा था। और इसके बाद नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे तीसरे से पर्सन बन चुके थे जिन्होंने अकेली मतलब मेजोरिटी अटेन करी थी लगातार 2 सालों के बाद, इस तरह से करके, तो ना कंटिन्यूसली। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ये काम कर चुके थे। तो फिलहाल अगर हम बात करेंगे, ये नवंबर में जो इलेक्शन हुए थे वो 17वें इलेक्शन थे, 17th वाले थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पर कहा गया है, देखो ये क्वेश्चन कैसे घुमा दिया था इस बार। एज पर सेंसस 2011 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक था या अधिक है, आपसे वो पूछा गया था। ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया था,
महाराष्ट्र दिया था, मेघालय दिया था और उत्तर प्रदेश दिया हुआ था। अब अगर हम बात करें 2011 के सेंसस के और उसके सेक्स रेशियो की अगर हम बात करेंगे, कंट्री में इंप्रूवमेंट आई थी। 2001 में सेक्स रेशियो जो थी हमारे इंडिया की वो 933 थी, मतलब 1000 मेल पर 933 933 फीमेल हुआ करती थी, है ना, ये रेशियो इस तरह से थी। लेकिन 2011 की बात करेंगे वो नंबर 933 से बढ़ के 943 हो चुका था, यानी कि उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। और अगर हम पूरे इंडिया की बात करेंगे, सबसे जो कम सेक्स रेशियो देखने को मिली थी वो हरियाणा में देखने को मिली थी। अगर मैं स्टेट कैटेगरी की बात करूंगा तो हरियाणा की सेक्स रेशियो कितनी थी, 877 पर 1000 मेल, वहां पर 877 फीमेल थी। और अगर यूटी कैटेगरी में, जो यूटी से यूनियन टेरिटरी है, उसमें सबसे कम सेक्स रेशियो की बात करेंगे वो थे दमन दीव की, 618 थी। और अगर हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करेंगे सबसे ज्यादा स्टेट के हिसाब से केरला की थी 1084, और अगर यूटी की बात करेंगे तो पुडुचेरी की थी 1038। लेकिन ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उत्तर प्रदेश है। इन चारों में जो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो थी वो मेघालय की थी, 986, 1000 को मार्क आप कह सकते हो टच कर रही थी। तो देखो एग्जाम में जो लोएस्ट हाईएस्ट वहां से पूछेंगे, बीच में रैंडमली कुछ भी पूछ लिया है, तो कैसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर सेंसेस आपके सिलेबस में रहता है, आपको डिटेल में कवर करना होगा। चलते हैं आज के 7th क्वेश्चन की बात करेंगे। और आपको बता दूं ये जो पीडीएफ वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम हमारे डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है गुग्गा डांस इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये जो डांस की हम बात कर रहे हैं, गुग्गा डांस की बात कर रहे हैं, गुग्गा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। ये कहाँ का डांस है, केरला का या महाराष्ट्र का या मेघालय का या हरियाणा का। गुग्गा पीर की बात करें, उनके कई तरह के नाम थे, जैसे गुरु गुग्गा, जाहिर पीर, बगरवाला। गुग्गा की बात करेंगे, इनकी जो पूजा है वो हरियाणा, बाकी राजस्थान, पंजाब वगैरह हर जगह इनकी जो नॉर्दर्न इंडिया में उनकी पूजा, हिमाचल हो गया, वहां पर इनकी पूजा करी जाती है। इनका जन्म हालांकि बीकानेर राजस्थान में हुआ था, और जब इनका जन्म हुआ था उस दिन गुग्गा नवमी के तौर पे भी सेलिब्रेट करा जाता है। और ये माना जाता है कि चौहान राजपूत थे और बचपन का नाम इनका बचराज हुआ करता था। और इनकी शादी कुमारी सिराइल से हुई थी, और साथ ही साथ कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों इनकी पूजा किया करते हैं। तो हरियाणा का फेमस डांस फॉर्म है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पर कहा जा रहा है बुद्धादित्य मुखर्जी की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस संगीत से संबंधित हैं, किस संगीत वाद्य तंत्र से संबंधित हैं। बुद्धादित्य मुखर्जी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो नाम आपको देखने को मिल रहा है, उन्हीं की फोटो आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही है। ये कौन सी इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े आपको वो बताना है, वीणा, सितार, वायलिन या सारंगी। तो ये सितार से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्लासिकल सितार और सुरबहार मैस्ट्रो हैं इमदाद खानी घराना के। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपको देखने को मिल रहा है सितार, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक जितने भी डिस्कस कर रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो इस बार 2023 में जो एग्जाम हुए कंपेटिटिव एग्जाम, वहां पर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। यहाँ पर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहा जा रहा है फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट्स टू एनिमल्स, जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है, आपसे वो पूछा जा रहा है। क्या वो इक्वाडोर है, या वो जर्मनी है, या वो न्यूजीलैंड है, या वो स्वीडन है। देखो इक्वाडोर ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ये पहली कंट्री वर्ल्ड की ऐसी बनी जिसने लीगल राइट दिए एनिमल्स को, जानवरों को कानूनी अधिकार दिए थे। हुआ क्या था, एक वहां पे केस चल रहा था, एक एस्ट्रेलिडा नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, या फिर कैप्टन भी देखने को मिल रहा हो। ये एक मंकी था, एक है ना, जो कि जू में रहा करता था। वो अपने घर में रहा, किसी ने पाल के रखा था, फिर बाद में जू पे लेकर चले गए थे, और जिस वजह से उसकी डेथ हो चुकी थी, अपना हैबिटेट चेंज किया, घर छोड़ के जू पर लेके चले गए थे, तो डेथ हो गई थी। उसकी वजह से वहां पर केस चल रहा था, फिर वहां पर जजमेंट दी गई, तो उसमें एक लीगल राइट दिया था एनिमल्स को कि हाँ ये सही नहीं, इनको अपने हैबिटेट से बाहर ले जाना। या फिर जू में होता तो वहां पर ले जा रहा, वो भी गलत था। अगर घर में पाल दिया बचपन से तो उसे जू में क्यों ले जाया जा रहा है, इस तरह से करके। तो इक्वाडोर वो पहला देश बना, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के 10th क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति थी। यूएन की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी, आपसे वो पूछा जा रहा है। विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या सुचेता कृपालनी। देखो ऑप्शन नंबर ए है विजय लक्ष्मी पंडित,
वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी अगर हम बात करेंगे, इंडियन फ्रीडम फाइटर थी, पॉलिटिशियन थी, और ये 8th प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 1953 से 1954 तक, और पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी जो सिर्फ इंडिया के नहीं, ओवरऑल पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी जो इस पोस्ट पर गई थी। और ये महाराष्ट्र की तीसरी गवर्नर भी रह चुकी थी, और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी इन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले करा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अभी देखो जितने भी क्वेश्चंस, आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, कमेंट सेक्शन में मिल जाता है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आपने सर्च करना सीधा, जो टॉपिक का नाम होगा वही वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। फाइल्स सेक्शन में जाके ढूंढ लेना, आपको आराम से वहां पर मिल जाएगा। तो वहां पर जाके आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है। वीडियोस को शेयर करना है, टारगेट में रख के चल रहा हूँ 1000 लाइक्स का। अब देखते हैं ये टारगेट अचीव करवाने में कितना टाइम लगता है। 1000 लाइक का टारगेट है, वीडियो को लाइक करना है, टारगेट अचीव करवाने में हेल्प करनी है। अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, चाहे टेलीग्राम है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक पेज है, सब कुछ जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से। लेकिन टेलीग्राम डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से भी है, इस नाम से भी है। ट्विटर हो गया, कहीं पर भी जाना, यानी एक्स बोलो, जेके लेटेस्ट इन्फो पर आपको विजिट करना अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहती हो। और जो इस नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, वहां पर आपके लिए मैं जॉब अपडेट्स भी लाता रहता हूँ, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, वीडियोस को शेयर करो, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्वेश्चंस का नंबर और बढ़ता जाएगा, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक आपके सामने डेली बेसिस पे वीडियोस आती जाएंगी। बस वीडियोस को शेयर करते जाना। थैंक यू, जय हिंद।